खोपड़ी का कहर। डायरी पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गई तन्नू को इस बात का पता ही नहीं चला। सुबह उसकी पलकें भारी हो जाने के कारण उसे नींद आ जाती है। सपने में उसकी आंखों के सामने उस डायरी की कहानी के दृश्य चलते हैं। तभी शहनाज वहां पहुंचकर खिड़कियों पर टंगे पर्दों को सरकाती है। गुड मॉर्निंग नवाब साहब, शहनाज जोर से कहती है। तनवीर तन्नू की नींद खुलती है। ओह तुम थोड़ी देर और सोने दो न प्लीज, तन्नू शहनाज से कहता है। आज मोती झील जाने का प्लान बनाया था, भूल गए क्या? तुमने मेरे छोटे भाई हैदर को कानपुर घुमाने का वादा किया था और वह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहनाज अपनी बात पूरी करती है। मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होकर आता हूँ, तन्नू कहते ही सीधे बाथरूम की ओर फ्रेश होने चला जाता है। नाश्ते के बाद तन्नू हैदर को अपने वालिद की कार से कानपुर घुमाने ले जाता है। काफी घूमकर खिलौने और सामान खरीदने के बाद दोनों गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि तनवीर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये तो निहारिका है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो अपने गांव में होना चाहिए था। इसका पीछा करना पड़ेगा, आखिर ये कौन सी नई पहेली है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, तनवीर अपने मन में कहता है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। तनवीर हैदर को सामान सहित अपने हाथों से पकड़ उठा लेता है और जल्दी से अपनी कार की तरफ लपकता है। निहारिका सामने रोड क्रॉस कर रही थी। तनवीर बिना देरी किए रोड क्रॉस कर गाड़ी उसके पीछे पीछे चलाने लगता है। अब तक निहारिका की नजर तनवीर पर नहीं पड़ी थी। वो एक अस्पताल के अंदर चली जाती है। तनवीर भी गाड़ी पार्क करके अस्पताल के अंदर चला जाता है। हैदर भी उसके साथ ही था। अस्पताल के कुछ कमरों में देखने के बाद निहारिका उसे दिखती है। वो अस्पताल में किसी मरीज को देखने पहुंची थी। तनवीर को अपने सामने देखकर पहले तो वह थोड़ा चौंक जाती है, फिर बाद में तनवीर को बाहर आने का इशारा कर कॉरिडोर की तरफ चल पड़ती है। तन्नू अपने साथ हैदर को लेकर उसके पीछे चल देता है। बाहर जाकर निहारिका उसे बताती है कि उसके पिता जो अंदर बेहोश पड़े हैं, नैनीताल के फार्म हाउस की देखभाल करते थे। वह तनवीर को बताती है कि उसे झूठ बोलकर तनवीर के यहाँ नौकरानी का काम करना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह वो कमांडर का कटा हुआ सिर है। तनवीर उसे सारी बातें विस्तार से बताने को कहता है। मेरा नाम उर्मिला है, मैं आपके पिता द्वारा रखे गए फार्म हाउस के केयर टेकर की बेटी हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोग नैनीताल में बड़ी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन आपके वालिद वहां पहुंचे। उनके हाथों में वजनदार छोटा संदूक था, साथ में कुछ पुरातत्व से संबंधित कलाकृतियां थीं। फार्म हाउस के माली और नौकरों ने मिलकर सामान उनके कमरे में रखवा दिया। वह ज्यादातर समय अकेले ही बिताते थे। वो वहां 2 दिन रुके थे। अपने जाने से पहले उन्होंने अपने कमरे का ताला खुद बंद किया और चाबी मेरे पिताजी को दे दी। ऐसे तो कभी आपके वालिद के कमरे को हाथ नहीं लगाया जाता था, पर आपके वालिद को गुजरे हुए जब काफी साल बीत गए तो एक दिन फार्म हाउस को फिर से पेंट करने का फैसला लिया गया, क्योंकि दीवारों से पानी रिसने लगा था। ऐसा पहली बार हो रहा था इतने सालों में। आपके पिता के कमरे की दीवारों पर भी पेंट करने का फैसला किया गया। उनके कमरे का ताला खोला गया और अंदर जाकर साफ सफाई शुरू हुई। पहले 2 दिन तो सब कुछ ठीक था, फिर आपके पिताजी का कमरा खोलकर ही रखा जाने लगा, क्योंकि पेंट करने का काम तब भी चालू था। पर एक रात जब सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तभी अचानक मेरे पिताजी अपने बिस्तर से उठे, सीधे आपके पिताजी के कमरे की ओर चल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद में कोई पुकार रहा हो और उन्हें उस कमरे तक लेकर गया। उस रात मैं अपनी खिड़की के सामने स्टडी टेबल पर बैठकर अगले दिन होने वाले अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। खिड़की से आपके पिताजी का कमरा साफ दिखता है, जो ठीक नीचे है। मैंने देखा कि मेरे पिताजी अंदर गए और वहां एक और लटकी शेर की तस्वीर के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उन्होंने उस तस्वीर को हटाया। उसके पीछे एक दीवार पर बनी अलमारी में संदूक रखा हुआ मिला। मेरे पिताजी ने संदूक को नीचे उतारा और पास ही एक टेबल पर रख दिया।
उसे हेयर पिन की मदद से खोल उसके अंदर से एक कपड़े के झोले जैसे बटुए को बाहर निकाला, फिर उसकी रस्सी ढीली कर जैसे ही अंदर देखा तो तेज लाल रोशनी चमकी। मेरे पिताजी बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। कपड़े का बटुआ हाथ से नीचे गिर चुका था। मैं भागते हुए उस कमरे में पहुंची तो देखा कि उस बटुए के अंदर का सामान बाहर नहीं निकला था, लेकिन रोशनी फिर भी जल रही थी। अपने पिताजी को उठाने जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो इतने में एक आवाज सुनाई पड़ी, इन द नेम ऑफ द क्वीन। आखिर कमांडर ब्राडशॉ रोडी जाग ही गया। सुनो लड़की, ये तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है। आंखों पर रोशनी की चमक से बेहोश हुआ है और ऐसा ही रहेगा जब तक तुम हमारा बाकी का बॉडी का मदद नहीं करता है। तुमको करना ये है कि कानपुर के बड़ी हवेली के तहखाने पर लटकी तावीज और जंजीरें हटा देना है, जिससे मेरा शरीर वहां टहल सके और लोगों में खौफ पैदा हो जाए। किसी को पता नहीं चल पाए कि तुम कौन हो। वहां तुम्हें रहना पड़ेगा। फिर जो तुम देखोगी या सुनोगी, हम यहाँ बंद संदूक में देखेंगे और सुनेंगे। अगर कोई होशियारी दिखाए तो तुम्हारा बाप अब भी मेरे ही कब्जे में है, जब चाहे इसकी जान ले लेंगे। अब बैठे हुए क्या देखता और सुनता है? इधर आकर हमारा खोपड़ी को उठाओ और इज्जत के साथ संदूक में वापस रख दो। पहले तो मैं डर गई, फिर थोड़ी हिम्मत उसकी बातों को सुनकर मिली। ऐसा लगा वो जो भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सो मैंने वही किया जो उसने कहा। मैंने उसे संदूक के अंदर बंद कर उसी जगह पर रख दिया और वही तस्वीर उस जगह को छुपाने के लिए दीवार पर लटका दी। इस हादसे के बाद मेरे पिताजी की हालत गंभीर हो गई। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम सब यहाँ चले आए और मैंने उसकी बताई हुई योजना को मजबूरी में अंजाम दिया। मैं आपके यहाँ हवेली पर 2 बार नौकरानी के रूप में काम कर चुकी हूँ। एक बार नंदनी के रूप में, जब पहली बार मैंने वहाँ आप लोगों के रहने से पहले नौकरानी का काम कर तहखाने पर लटके तावीज और जंजीरों को हटाया और उस कमांडर के धड़ की मदद की, जिससे उसका बिना सिर का शरीर हवेली में इधर उधर टहलने लगा। नौकरों में दहशत फैल गई और नौकर नौकरी छोड़कर जाने लगे। कुछ दिनों बाद मैंने भी काम छोड़ दिया। आपकी अम्मी के आने से पहले एक बार फिर वहां झाड़ फूंक करवाई गई और एक बार फिर से उस तहखाने को तावीज और जंजीरों से बांध दिया गया, इसलिए इस बार निहारिका का रूप लेना पड़ा। मैं क्या करूं नवाब साहब, मैं मजबूर थी। मुझे अपने पिता की जान बचानी थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, निहारिका ने होंठों को जोड़ते हुए कहा। तनवीर उसकी मजबूरी समझ गया और उससे हमदर्दी जताते कहा कि अब जब तहखाना खुल ही चुका है, सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैंने 2 दिन बाद उस फार्म हाउस पर जाने का फैसला किया है। तुम चाहो तो अपने पिता और बाकी परिवार के साथ हवेली पर रह सकती हो। तुम्हारे हवेली पर रहने से मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा और एक ही जगह पर रहने से तुम्हें भी सहारा मिलेगा। कब तक अस्पताल और किराए के मकान पर रुकोगी? एक बार इस कमांडर वाली गुत्थी सुलझ जाए, फिर तुम लोग भी आराम से नैनीताल के उसी फार्म हाउस पर रह सकते हो। तब तक हवेली पर ही रुको, मैं कल ही गाड़ी भिजवा दूंगा। अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधा परिवार के साथ हवेली पर रहने चले आओ। उर्मिला भी तनवीर के फैसले से सहमत हो गई। तनवीर अपने संग हैदर को लेकर वहां से अपनी कार पर सवार होकर सीधा बड़ी हवेली की ओर चल दिया। हवेली की तरफ जाते समय रास्ते भर तनवीर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जो उसके वालिद ने डायरी में लिखा था, जिसका जिक्र कमांडर ने उनसे किया था। तनवीर के दिमाग में एक तरफ उन करोड़ों के हीरो का भी ख्याल आ रहा था। एक तरफ हीरे और दूसरी तरफ कमांडर के सीने में दफन राज ने तनवीर के अंदर बेचैनी सी जगा दी थी। बड़ी हवेली पहुंचते ही तन्नू ने शहनाज को सारी बातें बताईं। शहनाज सारी बातें सुनकर उर्मिला के ही पक्ष में थी। अगले दिन तनवीर ने उर्मिला और उसके परिवार को बड़ी हवेली लाने के लिए गाड़ी भेज दी। दोपहर तक अस्पताल का सारी कार्यवाही पूरी करके उर्मिला अपने परिवार के साथ बड़ी हवेली पहुंची। शहनाज ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। बड़ी हवेली के कमरे काफी बड़े और आलीशान थे, इसलिए शहनाज ने उन्हें नीचे के फ्लोर पर 2 बड़े कमरे दे दिए। रात में डिनर के बाद तनवीर ने उन दोनों को नैनीताल जाने की योजना के बारे में बताया। तनवीर ने कहा, कमांडर अपने सीने में कोई खास राज दबाए है और वह राज क्या है ये सिर्फ नैनीताल पहुंचकर ही पता चलेगा। उसने उर्मिला को भी यहाँ इसी खास मकसद से भेजा था। तनवीर ने उन्हें अब तक डायरी के बारे में और उन हीरो के बारे में नहीं बताया था। मैंने कल अपने एक दोस्त को बुलवाया है जो नैनीताल जाने में मेरी मदद करेगा। 2 लोग रहेंगे तो गाड़ी ड्राइव करने में मदद मिलेगी।
उसे ड्राइविंग का काफी तजुर्बा है। उसका नाम अरुण और वह मेरे साथ ही पढ़ता है इलाहाबाद में। वह भी यही कानपुर का ही रहने वाला है। मैंने कल ही उससे मिलकर उसे नैनीताल चलने के तैयार कर लिया था। साथ ही अपने वालिद की गाड़ी भी उसे दिखा दी जिसमें सफर तय करना था। कल दोपहर को हम दोनों यहीं से अपने सफर के लिए निकलेंगे। तुम दोनों सारी तैयारियां कर देना और हवेली की देखभाल करना। तनवीर उन दोनों को सब कुछ समझाता है। शहनाज और उर्मिला सारी बातें अच्छे से सुन रही थीं। फिर तनवीर से सहमत होकर अपने अपने कमरों में सोने चली गईं। अगले दिन सुबह ही अरुण बड़ी हवेली पहुंच जाता है। शहनाज उसे हॉल में बैठा देती है। थोड़ी देर बाद तनवीर उससे मिलने आता है और दोनों अंदर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। उर्मिला नौकरों की सहायता से नाश्ता टेबल पर रखवा कर तनवीर की अम्मी के कमरे में चली जाती है। नाश्ता करते ही तनवीर और अरुण गैराज की ओर चले जाते हैं, जहां दोनों मिलकर कार का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं। सफर का सारा जरूरी सामान लेकर दोनों चलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। शहनाज और उर्मिला तनवीर को यकीन दिलाती हैं कि अपनी अम्मी की तबीयत को लेकर बेफिक्र रहें। तनवीर और अरुण उन दोनों को अलविदा कहकर सफर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना था। तनवीर ने अपने वालिद की डायरी अपने पास ही रखी थी ताकि वह उससे बार बार पढ़कर सारी जानकारी ले सके। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विशेष जानकारी उससे छूट न जाए। अपने कुछ दिनों के सफर के बाद तनवीर और अरुण नैनीताल हाईवे वाले फार्म हाउस पर पहुंचे। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए दोनों थकावट के मारे हॉल में ही सो गए। फार्म हाउस की चाबी तन्नू ने उर्मिला से ले ली थी। तुम आ गया, हमको पता था तुम जरूर आएगा। एक अनजान सी आवाज तन्नू को सुनाई पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। तनवीर इधर उधर देखने लगता है पर कोई भी नहीं था। सामने अरुण एक सोफे पर सो रहा था। तनवीर ने घड़ी पर नजर डाली तो शाम के 5 बज चुके थे। उसने अपने फार्म हाउस को अच्छी तरह से घूम फिर कर देखा। फिर वो अपने वालिद के कमरे में चला गया, जहां उसे रैक पर सजे 2 होंठी दांत के हाथियों की मूर्तियां दिखती हैं और ठीक उनके नजदीक ही दीवार पर उसे शेर की तस्वीर टंगी दिखती है, जिसके पीछे संदूक में कमांडर का कटा हुआ सिर रखा था। तनवीर पहले उन हाथियों की मूर्तियों की पीठ खोलकर देखता है, जिनके अंदर 50 बड़े साइज के हीरे रखे हुए थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। पर उन्हें हासिल करने के लिए कमांडर से उसकी अनुमति लेनी थी या कमांडर का कोई अधूरा काम करना था, ये तो सिर्फ कमांडर ही जानता था। वहां से तनवीर बाहर निकलकर सीधा फार्म हाउस के गार्डन में पहुंचता है, जहां उसे पहले से ही एक माली काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। वह उस माली के नजदीक जाकर उससे पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुम यहीं पर काम करते हो? कब से काम कर रहे हो यहाँ? तनवीर उस माली से एक साथ कई सवाल पूछ लेता है। माली पहले तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, फिर तनवीर को देखकर कहता है, हमारा नाम रामू है सरकार। हम यहाँ पर 20 सालों से माली का काम कर रहे हैं। आप प्रोफेसर साहब के बेटे हैं न, यानी हमारे छोटे मालिक। आपने आने की खबर दी होती तो सारी तैयारी कर लेते। रुकिए, मैं अभी जाकर बाकी नौकरों को खबर करता हूँ। आपके खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूँ। इतना बोलते ही वह गांव की ओर भागता है और वहां से 3-4 लोगों को ले आता है। उनमें से कुछ साफ सफाई कर तनवीर और अरुण के सोने का कमरा साफ कर उनका सामान वहीं रख देते हैं और कुछ रसोई में जाकर दोनों के लिए खाने का इंतजाम करने लगते हैं। इधर जैसे ही समय बीत रहा था, तनवीर के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके मन में एक भय घर करने लगा था कि अब तक केवल कमांडर के धड़ से ही सामना हुआ था, जो बिना सिर के कमजोर था, पर आज रात तो उसका सामना कमांडर के सिर से होना था, जो काफी शक्तिशाली था और कुछ भी कर सकता था। तनवीर को यह चिंता भी खाई जा रही थी कि कहीं कमांडर कोई जानलेवा योजना तो नहीं बनाए बैठा था। इन सभी बातों का जवाब तो सिर्फ कमांडर ही दे सकता था। तनवीर ने अपने और अरुण के लिए उर्मिला का कमरा साफ करवाया था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वह वहां से अपने वालिद के कमरे पर नजर रख सके। उन दोनों में से एक को अगर कुछ होता है तो अगला उससे बचा सके। तनवीर को कमांडर के इरादों पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अरुण को सतर्क रहने के लिए पहले से ही बता रखा था। उन दोनों की योजना ये थी कि रात में थोड़ा सतर्क रहना है, फिर चाहे दिन में आराम कर ले। उर्मिला का कमरा ऊपर होने के कारण तनवीर को फार्म हाउस का सबसे सुरक्षित कमरा लगा। रात का दिन खत्म होते ही दोनों उर्मिला के कमरे में आराम करने चले गए।
सफर से थके होने के कारण दोनों को नींद आने लगी। रात गहरी हो चली थी, ऊपर से हवा में हल्की ठंड सी थी। नैनीताल हाईवे पर फार्म हाउस होने की वजह से ठंड का असर कुछ ज्यादा ही था। यही वजह थी कि दोनों अपने अपने कंबलों में घुसकर सो रहे थे कि अचानक एक भारी आवाज उनके कानों से टकराई, इतना साल इंतजार के बाद आखिर तुम आ ही गया। इन द नेम ऑफ द क्वीन, अब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।